हेलो फ्रेंड्स। मुगल साम्राज्य के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब का इतिहास। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का इतिहास। और प्रयास है कि इस एक ही वीडियो में एक मुगल काल के शासनकाल का पूरा घटनाक्रम आ जाए, वो भी कम समय में। तो पढ़ते हैं आज औरंगजेब का इतिहास। इसका शासनकाल था 1658 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक। और इसने लगभग कह सकते हैं कि अकबर के बाद दूसरा मुगल शासक था जिसने लगभग 50 साल के आसपास इसने शासन किया था। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में दोहद, उज्जैन के पास हुआ था। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। औरंगजेब की माता का नाम मुमताज महल था। औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था। और औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ था वो जुलाई 1658 ईस्वी में हुआ था। राज्याभिषेक इस वजह से ज़्यादा देर में हुआ क्योंकि शाहजहां दारा सिकोह को गद्दी देना चाहता था। औरंगजेब ने विद्रोह करके दारा सिकोह को हराया, युद्ध में हराया, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था शाहजहां की इतिहास में कि कैसे औरंगजेब ने दारा सिकोह को युद्ध में पराजित करके सत्ता हथियाई। तो उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं औरंगजेब के जीवन काल के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, जिसमें से है सबसे पहले कि 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे। और इसके बाद औरंगजेब ने नवरोज, तुलादान, तिलक करना, दरबार में होली दिवाली मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि ये कह सकते हैं कि औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा कट्टर मुसलमान था और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी यही ख्वाहिश थी कि जितने भी उसके साम्राज्य में लोग हैं वो सब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें। इस वजह से उसने जितने भी रीति रिवाज हैं हिंदुओं से रिलेटेड उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद उसने जजिया कर पुनः लगाया था। हमने पढ़ा था कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कर दी थी, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगा दिया। जजिया कर का लगाने का मतलब है कि जितने भी हिंदू लोग हैं, जितने भी हिंदू धर्म के लोग थे, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज्ड करके, उनको प्रतिबंधित करके, परेशान करके इतना परेशान किया जाए जिससे कि वह जितने भी हिंदू धर्म के लोग थे वो सब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें। इस वजह से जजिया कर को लगाया गया था, जिसमें से हिंदुओं की जो कार्य प्रणाली थी, यानी कि जो भी वो व्यापार करते थे उन पे कर की वृद्धि लगा देते थे, जिससे कि गरीब हिंदू नहीं दे पाते थे और वह मजबूरन में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते थे। इस वजह से औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगा दिया था। इसके बाद कुछ चीजें उसके अंदर बहुत अच्छी थी, जैसे कि सती प्रथा पर उसने प्रतिबंध लगाया था। जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण हेतु राहदारी यानी कि आंतरिक पारगमन शुल्क और पानदारी यानी कि व्यापारिक चुंगी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट सिविल सेवा एग्जाम के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो इन सभी प्रमुख करों को समाप्त कर दिया था। इसके बाद वह नैतिक स्तर पर काफी ऊंचा था, यानी कि वह बहुत ही खुददार किस्म का भी एक इंसान था। वह कभी भी अपने राजशाही का खजाना अपने ऊपर खर्च नहीं करता था, अपनी कमाई से ही अपने ऊपर खर्च करता था। तो वह नैतिक स्तर पर बहुत ऊंचा था, इसलिए मुसलमान उसे क्या कहते थे? जिंदा पीर कहते थे, ठीक है। इसके बाद उसके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू थे। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि उसके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू दरबारी थे।
इसके बाद पढ़ते हैं प्रमुख विद्रोह। औरंगजेब के शासनकाल में कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए, जिसमें से सबसे पहले है जाट विद्रोह। जाट विद्रोह में वहाँ के जो जाटों के लोग थे, तो वहाँ पे गोकुल नाम का एक व्यक्ति था, तो जिसने एक फौजदार की हत्या कर दी थी और इस प्रकार से वह जाटों का नेता बन गया था। तो उसी के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह हुआ। जब औरंगजेब को पता लगा कि कोई गोकुल नाम का एक व्यक्ति विद्रोह कर रहा है उसके शासनकाल में, तो औरंगजेब ने अपनी सेना को भेजी, जिसमें से युद्ध हुआ और गोकुल की पराजय हुई। लेकिन फिर इसके बाद जाटों में ही उनके दूसरे नेता राजाराम और चूड़ामन ने भी विद्रोह जारी रखा। यानी कि यह विद्रोह पूरी तरह से नहीं दब पाया। कहीं ना कहीं इसके जो नेता हुए जाटों के, वो अपने विद्रोह को जारी रखे रहे। इसके बाद सिख विद्रोह 1675 ईस्वी में हुआ। इसमें इस्लाम नहीं स्वीकार करने पर 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन से मुगल शासक ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। तो इसमें औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकबर का विद्रोह। अकबर जो है औरंगजेब का पुत्र था, और जैसे कि औरंगजेब ने विद्रोह किया था अपने पिता से, उसी प्रकार से अकबर भी औरंगजेब का पुत्र था, उसने भी जो है विद्रोह किया अपने पिता से। तो इसमें राजपूतों का उसने, अकबर ने सहयोग लिया। अब जब राजपूतों का सहयोग लिया अकबर ने, तो औरंगजेब ने एक चाल चली। उसने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उसने ये लिख दिया कि मैंने अकबर को अपना ही, एक तरह से बोल सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं उसको कि मैंने अपना ही एक गुप्तचर के रूप में मतलब उसको भेजा है। अकबर को एक गुप्तचर के रूप में राजपूतों के पास भेजा है, ऐसा उसने, औरंगजेब ने चिट्ठी में लिख करके भेज दिया राजपूतों के पास। जबकि ऐसा नहीं था। अकबर राजपूतों से शरण के लिए गया था। तो इस प्रकार से जब वो चिट्ठी मिली तो राजपूतों को लगा कि जरूर अकबर हमारे साथ गद्दारी कर रहा है और यह यहाँ पर एक गुप्तचर के रूप में आया है। अतः राजपूतों से भी सहयोग मिलना बंद हो गया। अब इसके बाद अकबर ने क्या किया कि मराठों के पास चला गया। मराठों के पास उसने शरण लिया। जब वहां से भी वह सफल नहीं हुआ, औरंगजेब ने मराठों पर भी आक्रमण कर दिया, शिवाजी और संभाजी के ऊपर। तो इसके बाद वह निराश होकर के अंत में फारस चला गया, और फारस में ही जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसी के आसपास अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद है औरंगजेब के प्रमुख अभियान। इसमें से प्रमुख अभियान में से है सबसे पहले औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला, हमने पढ़ा था कि मीर जुमला जो है एक फारस का व्यापारी था, जो बाद में दक्षिण भारत का एक शासक बन गया था। तो इसने जो है शाहजहां को कोहिनूर का हीरा गिफ्ट में दिया था। वही मीर जुमला औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का सूबेदार नियुक्त होता है और उसे असम, पूर्वी क्षेत्रों आदि पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु आदेश दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। इसके बाद मीर जुमला ने 1661 ईस्वी में कूच बिहार पर आक्रमण किया और संपूर्ण राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद सन 1686 ईस्वी को औरंगजेब बीजापुर को भी जीत लेता है।
वहां का जो सिकंदर होता है आदिल शाह, वो आत्मसमर्पण कर देता है। इस प्रकार से बीजापुर भी मुगलों के अधीन हो जाता है। इसके बाद वह गोलकुंडा की तरफ प्रस्थान करता है, जहां पर 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर भी औरंगजेब विजय प्राप्त कर लेता है और गोलकुंडा भी मुगल साम्राज्य के अधीन हो जाता है। इसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट औरंगजेब के शासनकाल में मराठा साम्राज्य। हम अगली वीडियो में शिवाजी के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें थोड़े पॉइंट पढ़ लेते हैं कि शिवाजी मराठा साम्राज्य के प्रमुख बन गए थे और अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे। इससे चिंतित हो गया था औरंगजेब। औरंगजेब ने सोचा कि अगर शिवाजी मराठा साम्राज्य अपना इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ाएंगे तो उसके मुगल साम्राज्य को खतरा हो जाएगा। इस वजह से औरंगजेब ने एक चाल चली। उसने क्या किया कि राजा जय सिंह थे तो उनको शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा कि आप जाओ और मराठा साम्राज्य को नेस्तनाबूद करो। तो जब जय सिंह शिवाजी से लड़ने के लिए गया तो शिवाजी को कैद कर लिया गया और अंततः पुरंदर की संधि हुई 1665 ईस्वी में। पुरंदर एक किले का नाम है, तो उस किले के नाम से ही इसको पुरंदर बोलते हैं। तो ये पुरंदर की संधि हो गई। जब शिवाजी को कैद कर लिया गया तो शिवाजी ने फिर ये संधि कर ली सन 1665 ईस्वी में। इसके बाद शिवाजी को इस पुरंदर की संधि के द्वारा ही अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुरंदर की संधि के दौरान ही, मतलब ये संधि ही कहलाती है कि इसी संधि से ही, पुरंदर की संधि से ही शिवाजी ने अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए थे। इसके बाद 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और शिवाजी की मृत्यु के बाद जो उनका पुत्र होता है संभाजी, वो शासक बनते हैं। और जब औरंगजेब को पता चलता है कि शिवाजी के बाद अब संभाजी शासक बन गए हैं तो 1689 ईस्वी में संभाजी की भी हत्या करवा देता है औरंगजेब। क्योंकि जो अकबर है, औरंगजेब का पुत्र, वो संभाजी के पास शरण लेने जाता है। औरंगजेब को जिसका पता चल जाता है कि संभाजी ने मेरे पुत्र अकबर को शरण दी है, इस परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से औरंगजेब संभाजी की हत्या करवा देता है सन 1689 ईस्वी में। इसके बाद औरंगजेब के प्रमुख निर्माण पढ़ लेते हैं, जिसमें से बीबी का मकबरा औरंगाबाद में उसने बनवाया था और लाहौर की बादशाही मस्जिद उसके द्वारा बनाया गया है। और लाल किले के अंदर, जो दिल्ली का लाल किला है, उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब के द्वारा करवाया गया है। और इसके बाद सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसको दौलताबाद के पास दफना दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये औरंगजेब के जीवन क्रम का पूरा घटनाक्रम हो गया। आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।